हेलो, वेलकम ऑल एस्पिरेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 22 जुलाई और सबसे पहले हम देखते हैं अपना एक पी बाई क्यू हमारा 2020 का। और ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हमने कल देख लिया था। क्वेश्चन क्या है, द राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा, यानी कि राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा के इक्वल है। तो उसमें पहला आपके लिए दिया है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ओके, सेकंड क्या है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक, थर्ड क्या है, द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशंस। अब देखिए जो पहला वाला ना, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा में, आपको फर्स्ट जो मिलता है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये वाला स्पेशल प्रिविलेज है किसका, राज्यसभा का। तो ये इक्वलिटी में तो नहीं आएगा, इट्स ए नॉट काउंटिंग, सो हेयर इट इज़ अ कट। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आगे क्या है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, ये इक्वल पावर है या नहीं है, तो यस इट्स ए इक्वल पावर, इट्स ए इक्वल पावर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड थर्ड क्या है हमारे पास, द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इट्स नॉट इक्वल पावर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड नेक्स्ट इज मेकिंग कट मोशन, इट्स ए नॉट इक्वल पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। सो आंसर, अब देखिए अगर ये आपको लिए थोड़ा सा मैंने रेड में कर दिया है, क्या है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 स्टार्टेड इन 2023। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा तो डेफिनेटली यू आर सम कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्या है ना कि ये आपको एक बार देखना होगा। हालांकि पॉलिटी वाली सीरीज में स्टार्ट करूँगा तो उसमें ज़रूर जो भी पार्लियामेंट है उसको हम ज़्यादा नहीं 1-2 आवर में उसको फिनिश कर लेंगे विद द नोट्स। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, आगे तो इसमें क्या है, इक्वल पावर है राज्यसभा लोकसभा की। इसी तरीके से ऑर्डिनरी बिल के बारे में है, या कॉन्स्टिट्यूशन बिल के बारे में, या फाइनेंशियल बिल के बारे में, या अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, इज़ द इक्वल पावर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो इलेक्शन होते हैं या इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, या इलेक्शन और रिमूवल होता है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, या फिर आपका जो भी रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग है ना, CSE, ये ऑल आर इक्वल पावर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर के बारे में ये वाला क्वेश्चन हमारा डिस्कस किया गया था 2020 में। तो आप यही देख रहे हैं कि क्या है ना कि क्वेश्चंस की आप पहले तो उसको ट्रेंडिंग समझिए, क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछ रहा है। पहले वाला आपका जो करंट से था उसमें आधार डेटा के बारे में पूछा था। आधार डेटा को हमने क्लियर किया था। वहाँ पे क्या था कि अगर आप इंश्योरेंस में कंपलसरी करेंगे आधार डेटा, तो एवरी पर्सन उसके लिए सूटेबल नहीं होगा फॉर टू इंश्योर द इंश्योरेंस। सो ये वाला वहाँ पे हमने क्वेश्चंस को निकाल के उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया था। बट हाँ, पेयरिंग के थ्रू भी हम निकाल सकते थे। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पेयर नहीं है, ये मैंने बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि आप समझ पाएँ कि 2023 वाले क्वेश्चंस में अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता देन बी वाट, है ना, तब हम क्या करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट। ये आज है 21 जुलाई 2023। खबरों में क्या क्या रहा उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक है आपका श्रीविल्लीपुथूर मंगमलाई टाइगर रिजर्व। अब देखिए टाइगर रिजर्व, टाइगर या एलिफेंट वाले क्वेश्चंस जब भी क्वेश्चंस बने हैं तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सिलेबस एंड अदर कंपटीशन एग्जाम, यू कैन से दैट एसएससी सीजीएल एंड स्टेट पीसीएस। सो हियर यहाँ पे हमारे लिए जो एक टॉपिक मिला है टाइगर, अगर एलिफेंट रिजर्व मिलता है ना, लास्ट हमने एलिफेंट रिजर्व को क्लियर किया था, तो टाइगर रिजर्व का क्वेश्चंस, सॉरी, टाइगर रिजर्व का जो भी क्वेश्चन है उसको हमें छोड़ना नहीं है ना। अब ये क्या, 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। पहले तो आपको इतना समझना है, क्या नाम है इसका, नाम देख लेते हैं हम। नाम है श्रीविल्लीपुथूर, ठीक है, और मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक, इसको SMTR बोल रहे हैं। ये 5वां बना है, तो 4 कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अब क्या है ना कि इसी तरीके से आपको लिंक करके चलना है। हालांकि मैपिंग जब होगा तो मैपिंग बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे इसको, है ना, टाइगर रिजर्व के बारे में। बट अभी क्या करना है, हमको 5 देख लेने हैं जो तमिलनाडु में। एक है मुद्दुमलाई, दूसरा अन्नामलाई, तीसरा है सत्यमंगलम, चौथा है आपके पास कलक्कड़ मुंडाथुरई, और अगला है श्रीविल्लीपुथूर मंगनमलाई टाइगर रिजर्व। ये जो कि 5वां बना है, उससे पहले 4 हैं। ठीक है, देख लेने एक बार और रिवीजन तौर पे, मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़। ठीक है, उसके बाद लोकेशन कहाँ है, ये तमिलनाडु में। इट्स क्लियर कट, रिवर बह गई। ठीक है, साउथ में। अब आपसे एक से कोई क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है आपका। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि वैगई जो रिवर है उसकी लोकेशन कहाँ है, नॉट कन्फ्यूज, यू कैन से इट्स ए रिवर ऑफ तमिलनाडु। ओके, और SMTR कॉम्बाइनिंग ये किन दो आपकी टाइगर रिजर्व से मिलकर बनाया, तो वो है आपका श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ट्स और एक मेघामलाई। देख रहे हैं आप, दोनों का नाम इसमें निकल के आ रहा है, श्रीविल्लीपुथूर
और मेगामलाई, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं फिर हम। ओके, आगे है हमारे पास टनकाई शिप बिल्डिंग मेथड्स। एक्चुअली में ये करंट का है हमारा, ठीक है। तो पहले से उसकी मिनिस्ट्री देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी, इसकी टनकाई शिप बिल्डिंग मेथड्स। ये एक्चुअली में शिप को बिल्ड करने के लिए मेथड है जिसको हम टनकाई बोल रहे हैं। तो पहले तो आपको इतना समझना है कि व्हाट इज ए टनकाई। टनकाई यू कैन से दैट इट्स ए शिप बिल्डिंग मेथड्स। ओके, लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी ने। ओके, व्हाट इज, ये क्या है? शिप बिल्डिंग मेथड टू रिवाइव 2000 ईयर्स ओल्ड टेक्निक, लगभग 2000 साल पुरानी टेक्निक को वो रिवाइव करेगा। क्या? टनकाई शिप बिल्डिंग मेथड्स। ओके, मेथड क्या है आगे देखते हैं। ये कंस्ट्रक्ट करेगा बाय दी स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स, इसमें नेल्स यूज, यानी नेल्स यू कैन से दैट कील का प्रयोग ना होके जो लकड़ी के तख्ते हैं उनको स्टैचिंग किया जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड में लकड़ी के तख्ते को यूज होगा, नेल का कील का प्रयोग नहीं होगा। किस में? टनकाई मेथड्स में, इतना समझना है आपको। लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है हीट इंडेक्स। व्हाट इज ए हीट इंडेक्स? तो हीट इंडेक्स हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है वो इंडेक्स का है। लॉन्च किसने किया? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। बेस क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। व्हाट्स वर्क, इसका वर्क क्या है? प्रोवाइड करेगा जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर है वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है इसके बारे में इन्फॉर्म करने का काम करेगा हीट इंडेक्स, जिसको लॉन्च किया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। अब आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास जो भी कंटेंट आ रहा है ये फिल्टर कंटेंट है। आपको उसमें देखिए टाइगर रिजर्व देख लेना था, इसमें टनकाई शिप बिल्डिंग देखनी है, हीट इंडेक्स देखना है। ओके, आगे देखते हैं हम कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये करंट का है। अच्छा अब क्या है मैं बताऊँ, ये 2002 में आया था। और एक्चुअली में कंपटीशन अमेंडमेंट, कंपटीशन अगर आप देखते हैं तो कंपटीशन एक वर्ड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर वर्ड है। करंट क्या है? ये मोनोपोली को ख़त्म कर देता है। अगर कंपटीशन किसी भी मार्केट में आता है तो ये मोनोपोली को खत्म कर देता है। उसी के रिगार्डिंग ये वाला एक्ट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, है ना। तो कोई भी अपने देश पर मोनोपोली न जमा पाए, इवन सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ के, है ना। तो इसीलिए इसको लाया गया। पहले तो आपको इतना समझना है कि कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्यों लाया गया। तो उसका रीज़न क्या है? अमेंडमेंट तो पहले का है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये जो कंपटीशन वाला एक्ट है इसका सीधा सीधा सा मतलब है मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इन ए मार्केट। सो नाउ यहाँ पे देखते हैं सेंटर बेस्टेड पावर टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी सीसीआई में जो भी डीजी चुने जाएंगे उनको सेंटर अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। सो फार अपॉइंटमेंट डीजी बेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डीजी को एंड डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने का काम किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ 2023 में, उसको देखने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा। ये है ब्रॉडेंस स्कोप ऑफ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट। यही मैंने कहा था आपसे कि कंपटीशन को उसको एंटी कंपटीशन को आप कह सकते हैं कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आगे करते हैं रिडक्शन इन द टाइम लिमिट 210 से 150 डेज, यानी कि जो टाइम लिमिट था वो पहले 210 था, अब वो रिडक्स करके कितना हुआ? 150 डेज, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन द सेटलमेंट एंड कमिटमेंट फ्रेमवर्क। अच्छा, इंट्रोडक्शन किसका? सेटलमेंट का और कमिटमेंट फ्रेमवर्क का। तो कुल मिला के आपको इतना समझना है, कंपटीशन जो अमेंडमेंट एक्ट है वो पहले का था, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और उनको अमेंडमेंट आप देख लेंगे 1 2 3 ये वाले, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिएगा कि इनमें से डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बना करंट का तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पिकअप होगा। देखते हैं क्या है। भारत टैप, सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि किस टर्मोलॉजी का क्या मतलब है। तो भारत टैप को आप देखते हैं, इसका मतलब है वाटर को सीव करना। क्लियर है यहाँ तक? ओके। निर्मल जल प्रयास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैप करना ग्राउंड वाटर को, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसको मैप करने का काम करता है निर्मल जल प्रयास। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। नेशनल वाटर अवार्ड, इसका काम क्या है? ये बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिस, यानी कि जो पानी को अच्छी तरीके से यूज करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, उसको बोला जाता है नेशनल वाटर अवार्ड। ओके, जल दूत ऐप आया था, इसका क्या काम क्या है? ये आइडेंटिफाई करेगा द ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा जल दूत ऐप। ओके, तो भारत टैप को हम समझ गए, वाटर सेव करेगा। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि MUHO। अच्छा, इसी तरीके से निर्मल जल प्रयास की हम देखते हैं।
निर्मल जल प्रयास की हमारे पास क्या है, मेप ग्राउंड वाटर। ओके, अच्छा मिनिस्ट्री भी इसकी यही है, सेम है। देखिए आप देख रहे हैं भारत टैप की और निर्मल जल प्रयास की सेम मिनिस्ट्री है। नेशनल वाटर अवार्ड की बात करेंगे तो इसकी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना है कि नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी मिनिस्ट्री है। जल दूत की बात करेंगे, इसकी जो है मिनिस्ट्री कौन सी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। ओके, आगे चलते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखते हैं, मोदी रेज्ड एस्पिरेशन ऑफ तमिल विद रेनिल। देखिए इसमें मैंने आपको कल एक आइलैंड पढ़ाया था, उस आइलैंड को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। क्या था कि जो इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन में है ना, और जिसपे इन अ टाइम ऑफ ब्रिटिश बोथ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड, है ना, ब्रिटिश के टाइम पे दोनों ही गवर्नमेंट ने इस पे एडमिनिस्ट्रेट किया था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये है। तो अभी ये दिल्ली विजिट पे आए हुए हैं, ठीक है, जो तमिलनाडु के प्रेसिडेंट साहब हैं। तो उसी में है, क्या है, मोदी जी ने क्या बोला है, इंडिया एक्सपेक्टेड करता है श्रीलंका से टू इम्प्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट। अब भाई ये क्या चीज़ है, इसको देखेंगे अभी। इंश्योर लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट फॉर इट्स तमिल पॉपुलेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड ऑन फ्राइडे। समझ रहे हैं आप इसको, क्या है कि भाई 13 अमेंडमेंट को क्या है, एक्सपेक्टेड करता है इंडिया कि भाई आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और लाइफ ऑफ डिग्निटी रेस्पेक्ट फॉर द तमिल एंड पॉपुलेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट। ओके, तो सबसे पहले हम 13 अमेंडमेंट एक्ट देखने की कोशिश करते हैं, क्या है भाई। ओके, यहाँ देखते हैं। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1987 में आया था, ठीक है, इन श्रीलंका में। द कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, विच क्रिएट प्रोविजनल काउंसिल इन द श्रीलंका। ओके, द अमेंडमेंट आल्सो मेड सिन्हाला एंड तमिल द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री एंड डिक्लेयर इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज। मतलब आप देख रहे हैं सिनेला या तमिल दोनों में से कोई भी क्या हो सकती है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, और इवन रादर देन लिंक लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश। ओके, तो ये आपका 13th अमेंडमेंट था, इसी पे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं माननीय मोदी जी। तो वही हमारा इसमें है। अब देखते हैं, अच्छा आगे क्या है, और भी चीज़ें दी गई हैं इसमें। वेलकम द श्रीलंका प्रेसिडेंट रेनिल टू इंडिया, मिस्टर मोदी सेड बोथ साइड हैड टॉक्ड on a number infrastructure project that could ensure greater connectivity between the two countries। ये सारी कहानियाँ हैं आपकी, मतलब की जो थी वो आपने पढ़ ली। ओके, आगे चलते हैं। और इसमें से एक आइलैंड आपको पढ़ना है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको मैंने कल मैपिंग के थ्रू कराया था। अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें। मोर केसेस ऑफ सेक्सुअल असल्ट ऑफ वुमेन सरफेस इन मणिपुर। क्या है, देखिए कहानी, यानी कि अभी देखिए इसका हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे, आर्टिकल भी देखने की कोशिश करेंगे। मोर केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन सर्फेस इन मणिपुर 2 days आफ्टर 3 women वर डिसऑर्डर्ड एंड paraded naked with one of them being raped in Thumbul district of Manipur. A 45-year-old woman was stripped and set ablaze in Imphal State East on May 6. A photo of charred body of the woman has now surfaced on the social media। देखिए क्या कहानी है, मैं बताऊँ आपको भाई। 3 मई को एक वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में क्या था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अच्छा ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम जब आर्टिकल आएगा तब समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम, अभी आर्टिकल है इसके नीचे, इसको मैं लेफ्ट नहीं कर रहा हूँ आप, तो ठीक है, इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। राजघाट क्लियर फॉर द फ्लड वाटर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर पे विजिट यमुना लेवल राइज अगेन। ऐसा हो सकता है कि यमुना का जो लेवल है वो दोबारा बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा आज पेपर में ना बहुत ज़्यादा मणिपुर के बारे में ज़्यादा दिया है। प्रोटेस्ट हेल्ड एट जंतर मंतर अगेंस्ट द ऑनगोइंग वायलेंस इन मणिपुर। तो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर होगी, ठीक है, जो वायलेंस हो रही है मणिपुर में उसके रिगार्डिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादातर जो है ना आज पेपर आपका उसी से दिया गया है। पुलिस नाइदर अपोज्ड नॉर सपोर्ट बेल एप्लीकेशन कोर्ट ऑर्डर्ड इन ब्रजभूषण केस। ब्रजभूषण जो रेसलर मिनिस्टर हैं, तो इनके बारे में आपने सुना होगा। अभी एक्चुअली में क्या हुआ था कि कई रेसलरों ने इन पे एक्यूज किया था कि इन्होंने इनकी जो वेक लैंग्वेज एंड देन यू कैन से दैट जो माइनर स्पोर्ट्स वुमेन हैं उन पे सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग। ओके, तो आगे देखते हैं फिर हम क्या है। टोटल बैन ऑन शार्प इज वेपन इन श्रीलंका। जो भी शार्प वेपन होंगे वो टोटल बैन है कहाँ पे, श्रीनगर में, सॉरी यू कैन से दैट, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। पब्लिक प्लेटफॉर्म इम्बैलेंस नीड फिक्सिंग। अब देखिए हमारे लिए ये आ गया, वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करूँगा नीचे जब हम आएंगे तब। एंड इंटरनेट वैन विल नॉट रिस्टोर पीस इन मणिपुर। कुल मिला के ये है कि अगर आप इंटरनेट वैन कर देंगे तो यू कैन नॉट से कि मणिपुर में शांति हो जाएगी, ठीक है।
तो क्या था देखिए, अब यहीं पे थोड़ा सा स्टोरी बेस में समझने की कोशिश करते हैं कि कुकी और मैती, ठीक है, ये आपस में बड़ी हुई हैं। तो जो कुकी ट्राइब्स है एक्चुअली वो आपकी प्लेन एरिया में रहती है, और मैती सॉरी हिल एरिया में, कहाँ रहती है ये, हिल एरिया में। और जो मैती ट्राइब है आपकी ये रहती है प्लेन एरिया में। तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि भाई 3 मई की बात थी, किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जो मैती समुदाय की वुमेन्स हैं उनके साथ कुकी लोग मिलके रेप कर रहे हैं और उनको मर्डर कर रहे हैं। तो मैती समुदाय इसमें भड़क गया और उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए वो थुम्बल डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ पे कोई विलेज है, उस विलेज में उन लोगों ने क्या किया कि गांव के मोस्टली लोग चले जा चुके थे वहाँ से, बट एक फैमिली रह गई थी, उसमें 3 तो वुमेन थी आपकी और प्लस 2 मैन थे। तो उसमें से जो मैन थे वो फादर और बेटा थे, इन दोनों को तो इन लोगों ने मार दिया, ठीक है, मैती समुदाय ने। और उन्हीं में से जिसका नाम खुला है उसका नाम है हैरादास मैती, हैरादास मैती। तो उन दोनों को तो मार दिया। अब जो 3 महिलाएं बची उनमें से एक के साथ इन्होंने रेप किया और 2 को नेक्ड करके इन्होंने मार्च कराया, है ना। तो ये वीडियो क्या था, इंटरनेट जब बैन हो गया था मणिपुर में, तो तब तो ये वीडियो भाई नहीं इतना वायरल हो पाया था क्योंकि इंटरनेट बैन था। इंटरनेट जैसे ही वहाँ पे ओपन हुआ, सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली थी, और इंटरनेट जैसे ही वहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया आपका 19 या 20 जुलाई को आई थिंक। ओके, तो उसी के बाद फिर हैशटैग मणिपुर, आपने सुना होगा कई बार हैशटैग मणिपुर ये चलता रहा। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल ऊपर जो हमने पढ़ा था वो भी आर्टिकल, दोनों एक ही है, ये एडिटोरियल है अपना। तो इसमें यही कहानी दी गई है कि भाई क्या था क्या नहीं था, तो वही देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मणिपुर इज़ बर्निंग बट द रेस्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट केयर, है ना। मणिपुर तो चल रहा है पर इंडिया इसका केयर नहीं कर रहा था। वायलेंस इन स्टेट बिगिन 3 मई की बात थी, वही मैंने अभी आपको कहानी बताई, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ था, लगभग 78 दिन तक 78 डेज एंड 78 डेज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू ब्रेक हिज साइलेंस। लगभग 78 दिन बाद उन्होंने अपनी साइलेंस को तोड़ा, उन्होंने चुप्पी को तोड़ा माननीय मोदी जी ने। कारण क्या था, क्योंकि आप अगर वो वीडियो देखेंगे, हालांकि ओरिजिनल वीडियो मेरे पास भी है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार इस तरीके से कौन करता है, वो भी अपने इंडिया में जहां महिलाओं को देवी के समान समझा जाता है। तो ऐसा कौन करता है अपने। अब आप, यही कहानी थी मणिपुर वाली जो मैंने अभी आपको समझाई। अच्छा, उसके बाद देखिए ये कुछ डेटा दिया गया है, जैसे आउट ऑफ टोटल पाई ऑफ 0.5 मिलियन वायरलेस हैं जो नेट यूज करते हैं, 2.6 मिलियन वायरलेस यूजर्स, ठीक है। उसके बाद 2.6 कनेक्ट टू द इंटरनेट, लगभग 2.2 मिलियन कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। तो ये भी एक डेटा दिया है, ये डेटा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बट अब क्या था, अब एक्चुअली में इंटरनेट बैन क्यों किया गया था, व्हाट इज द रीजन, व्हाई दिस। तो उसका रीजन क्या था कि जैसे कुछ एक्टिविटी एंटी नेशनल हो रही थी, है ना, एंटी सोशल एलिमेंट, या फिर मान लीजिए उन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, उन चीज़ों को स्प्रेड से रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें यू कैन से दैट स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो इंटरनेट को वहाँ पे बैन किया गया। तो एक्चुअली में क्या था। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कहानी इसी तरीके से दी गई है ना। तो देखिए मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँ कि क्या है, ये पूरा जो है वो उसी से रिलेटिव है, जो मैंने अभी आपको समझाई कहानी उसी से रिलेटिव है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ ज़्यादा है, कुछ इस पे स्टेप भी दिए गए हैं क्या करना चाहिए फॉर ए मणिपुर। दिस वीडियो क्लिप वाइटल मूवमेंट फॉर द नेशनल लैंग्वेज इन द must be achieved without any reputational and social harm to survive our sexual violence and communal hatred. Information flows are also necessary to ensure accountability of the state and central government is taking step to ensure truth, justice and recognition. अच्छा, एक चीज़ और याद आता है कि आप में तो अपने सीजीआई है ना, जो सीजीआई चंद्रचूड़ सर है ना, उन्होंने भी अपनी इस पे एक अल्टीमेट वार्निंग दी थी गवर्नमेंट को, और ये बोला था कि भाई अगर आप जो भी इसमें एक्यूज हैं, अगर आप उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, इवन सेंटर एंड स्टेट, है ना, क्योंकि अभी आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो अगर नहीं करते हो देन वी विल टेक एक्शन, है ना, वी विल टेक एक्शन, हम एक्शन लेंगे। सो अब आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो आया, और इस वीडियो में बात 3 मई की नहीं है, बात ये भी है कि भाई ये हो चुका था उनके साथ। अब सोचो कि 1-1.5 महीना उन लोगों ने कैसे अपने आप को संभाला होगा, उनमें से कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है। आई थिंक एक की तो डेथ हो गई और 2 बाप बेटों को तो मार ही दिया उन्होंने, पूरी फैमिली को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं
अरे आपकी आरक्षण की लड़ाई है, आप लड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें वुमेन को कहाँ घसीटना कहाँ तक बेटर है, दैट इज नॉट फेयर। अच्छा ये ट्राइब वाला मैप है, इसको मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि मणिपुर बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है। तो मणिपुर में हम देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी आपकी ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो मणिपुर में देखेंगे, देखिए ये रही कुकी, कुकी, एमुन, मराम, अनन, माओ, नागा, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस ट्राइब हैं वो आपकी मैती, कुकी एंड नागाजो, ठीक है। तो ये ट्राइब्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस मैप को एक बार देख लेंगे, हालांकि मैंने ये करा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। गद्दी और गुज्जर ट्राइब्स आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। भील और धनकरा आपको मिलेगी राजस्थान में। उसके बाद हम बात करते हैं चकमा, जो हमें मिलेगी कहाँ पे, असम में, ठीक है। अबोहर की बात करेंगे, ये हमें मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम बिहार की बात करेंगे तो ये आप में इसमें बैग करके है, ठीक है। तो बस इतना देख लेना है, ओके। आगे चलते हैं फिर हम नीचे। व्हेन दी रिवर रोज, रिवर कैसे बढ़ी, यमुना का जल स्तर बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करते आए, उसको देखते हुए आए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। गोल्डन आवर क्या होता है, गोल्डन आवर का मतलब है जैसे आपको ब्रेन को हार्ट अटैक या कुछ भी ब्रेन वाली प्रॉब्लम हुई है ना, तो उसमें जो 4.5 घंटे का जो स्ट्रोक होता है, और उसमें से जो आपका गोल्डन आवर होता है, जैसे आप लास्ट बिल्कुल उसमें हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बीच जो भी टाइम मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ लेंगे। हालांकि ये एक्चुअली में द हिंदू बैलेंस वेबिनार है, वेबिनार वाले क्वेश्चन हमारे में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कराने की कोशिश नहीं करी है। अगर ये नेशनल लेवल पर होता तो डेफिनेटली कराता मैं इसको। बनारसी कोर्ट ऑर्डर्ड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी मस्जिद। तो ज्ञानवापी मस्जिद पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया गया, बनारसी कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया भाई, कि आप एक काम करिएगा, द कोर्ट इन बनारसी ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ साइंटिफिक सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क्यू लोकेटेड नेक्स्ट टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन सिटी। अच्छा ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ क्या है मैं बताऊँ आपको। इसमें एक शिवलिंग है ना, तो उस शिवलिंग को मुस्लिम जो समुदाय है वो ये कहता है कि ये तो फब्बारा है ना, यहाँ से उस शिवलिंग से क्या हो रहा है कि वाटर निकल रहा है, तो वो उसको फब्बारा बोलते हैं कि ये फब्बारा है ना। और हम लोग जो मस्जिद है उसी के साइड पे जो ब्रिज है वहाँ से थोड़ा सा आप देखेंगे तो उन लोगों की मस्जिद बनी हुई है मुस्लिम समुदाय की, और इधर समुदाय की आपका हिंदू समुदाय का शिवलिंग का आप कह सकते हैं स्टैच्यू है। तो उसी के में ये है कि साइंटिफिक रिसर्च करके बताइएगा, ये बोला गया है किसको, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, किसने, बनारसी कोर्ट ने। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसको देखिए, वजू खाना अ स्मॉल पूल इनसाइड द मस्जिद वेयर हिंदू लिटिगेंट्स क्लेम दैट शिवलिंग एग्जिस्ट। तो शिवलिंग कहाँ पर है, वजू खाना में, है ना। तो इतना कुछ आपको याद नहीं करना है कि वजू खाना में वो है या नहीं है। अच्छा बस आपको इतना समझ लेना है। अच्छा इसकी हियरिंग भी अब 4 अगस्त को है, तो अभी टाइम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको हम बस इतना समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या किसको लेके विवाद है, तो वो आपका शिवलिंग है ना को लेके विवाद है। मस्जिद तो उसको ऑलरेडी बोल रहे हैं वो लोग। आगे चलते हैं फिर। और ये मैंने देखी कई चीज़ें यहाँ पे लगाने की कोशिश की हैं, टच करने की कोशिश की हैं। यूज एनी इंडियन लैंग्वेज एज अ ऑप्शनल मीडियम से सीबीएसई। सीबीएसई ने ये कहा है कि आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज को अगर यूज करते हैं तो ये आपका ऑप्शनल मीडियम है, ठीक है। ये सीबीएसई कह रहा है। सीबीएसई में कौन है अभी, डायरेक्टर उनके हैं जोसेफ इमैनुअल। अच्छा क्या कहा है इन्होंने, इसको देख लेंगे, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट, क्या एडवोकेट क्या है, फॉर द यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज। आप होम लैंग्वेज को यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। मदर टंग को कीजिएगा, लोकल लैंग्वेज को कीजिएगा, और रीजनल लैंग्वेज को कीजिएगा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर एवर फैसिलिटी। क्लियर है था, कुछ नहीं है। आप मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, यू कैन यूज दिस लैंग्वेज, ठीक है। मीडियम होता है ना, जैसे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या फिर मान लीजिए आपका मराठी मीडियम है। अब आपकी लैंग्वेज लोकल और रीजनल लैंग्वेज के लिए भी बात हो रही है ना, समझ रहे हैं ना। मीडियम जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो उसी टाइप का है। अच्छा सीबीएसई हैज़ एडवाइज यूजिंग इंडियन लैंग्वेज एज एन ऑप्शनल फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस टू 12th तक। कहाँ तक इन्होंने एडवाइस किया है कि जो लैंग्वेज होगी वो प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी, यू कैन से दैट अंडर 5 year एंड देन 12th क्लास, यू कैन से दैट इट्स 16 year
17 या 18 एज तक, ठीक है। आप रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज या मदर टंग की भी बात हो सकती है। अच्छा, द पॉलिसी स्ट्रांगली एडवोकेट यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज मदर लैंग्वेज, ये सारी कहानी वही है। अच्छा, अब हमारे लिए इसमें से पढ़ने के लिए क्या करना होगा, लैंग्वेज वाला यानी भाषा वाला आपका पॉलिटी में आर्टिकल है कुछ, ठीक है। तो उन्हीं आर्टिकल और उन्हीं चीज़ों को हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। क्लासिक लैंग्वेज पे लास्ट टाइम क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, और क्लासिक लैंग्वेज में बन चुका है, इस पे क्वेश्चन आपका पीसीएस में आ चुका है, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधिया जो है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड की गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज को किस शेड्यूल में रखा गया है, वो रखा गया है 8th शेड्यूल में। क्लियर है यहाँ तक। आर्टिकल आपका 344 और आर्टिकल 351 में, ठीक। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज, लगभग ओरिजिनल ये कितनी है 14 भाषाएं हैं, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज, लेकिन अभी कितनी है 22 भाषाएं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं 8th शेड्यूल में। तो आपको ओरिजिनल याद रखनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी 14 थी, प्रेजेंट में भी कितनी है 22, ठीक। आपको नंबर जरूर याद रखना है आपके जो भी वनडे एग्जाम है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी, दे आर कौन सी, असमियास, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। क्लियर, ये कितने हो गए 22। अब आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पूछ लेगा कि भाई ऑफिशियल आपकी कितनी थी 14, प्रेजेंट टाइम में कितनी है 22। क्लियर है। अच्छा, अब इतनी लैंग्वेज तो आपको याद नहीं रहेगी, अब आपको क्या याद करना वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंधिया को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, ठीक है। उसके बाद करते हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 71वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इसी तरीके से बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया था 92वें अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और उड़िया को रीनेम किया गया था, न कि उसको अमेंड किया गया था, वो यू कैन से दैट उसको ऐड किया गया था, ये अमेंड था, है ना। तो आपकी लास्ट वाली जो उड़िया वाली है उसको उड़िया बोला गया 96वें अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसाइज नोट्स बनाने की कोशिश की है स्टिकी नोट्स में। ये 1967 है, ठीक है। क्या है 21वां अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, तो यहाँ क्या है सिंधी। अब आप इसके याद कैसे करेंगे, देख रहे हैं आप वर्ड मिल रहा है 67, 67 का मतलब है 7, तो 7 कौन दे रहा है, सचिन का 7 दे रही है, आप कह सकते हैं अभी कौन क्या नाम है उसका, सीमा हैदर, है ना। तो 7 से सचिन, 7 से सीमा हैदर, ऐसा मेरा कोई इंटेंसिव नहीं है, बस याद कराने का मतलब है। तो सिंधी भाषा वो बोलती है ना, तो 7 सिंधी, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। 71वां आपको याद करना है, इसको बोलेंगे हम नमक, ठीक है। 7 एक लोग मिलके या फिर 9 2 लोगों ने नमक खाया, तो नमक का मतलब नेपाली, एम का मतलब मणिपुरी, के का मतलब कोंकणी। क्लियर है यहाँ तक। आगे 92वां अमेंडमेंट 2003 में आया, इसमें आपको याद करना है बोडो, बोडो यानी बोडो, डोगरी, दोनों देखिए ये बोडो जो फर्स्ट वाली निकल रही है ना, इससे दोनों भाषाएं निकल रही हैं। तो इसे पहले से बोडो, डी से डाउनवरी, मैथिली और फिर संथाली। क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर अब देख रहे हैं आप 4 और 3 7 और 1 8। तो स्टार्टिंग में ओरिजिनल हमारे पास कितनी थी 14 थी, अगर हमने 8 जोड़ दी तो हमारे पास कितनी हो गई 22 लैंग्वेज। ये 22 हमारी इस तरीके से 22 हो रही हैं। क्लियर है। था 96वां अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, इसमें उड़िया को रीनेम करके उड़िया कर दिया गया। क्लियर, कब 2011 में। तो इस स्टिकी नोट्स को या फिर आप कहीं भी अगर अमेंडमेंट वाली चीज़ें लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सिलेबस को बिल्कुल आपका कनेक्ट करके चल रहा हूँ कि यह सिलेबस आपका यूपीएससी का इस न्यूज़पेपर में आज डिस्कस किया गया है ना, या फिर मान लीजिए कल जो भी आया, परसों जो भी आया, तो इसी तरीके से हम लेके चल रहे हैं। आगे चलते हैं फिर हम देखते हैं कुछ क्लासिकल लैंग्वेज वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज हम फिनिश करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है, जिससे कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है आपकी, आप इनको इस तरीके से ट्रिक में याद कर लेंगे। टेस्ट जो होता है ना, उसमें नंबर कम आए ऐसे कह सकते हैं, टेस्ट में कम आए ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऐसी थी हमारी अभी, अब मैं इसको थोड़ा सा यूपीएससी से कनेक्ट कर रहा हूँ कि यूपीएससी की लैंग्वेज ऐसी थी कि उसके टेस्ट में कम ओ आप कह सकते हैं कम नंबर आए। ठीक है, यहाँ सेंस लगाएंगे थोड़ा सा। तो T4 सबसे पहले कौन सी है, तमिल है। S4 संस्कृत है।
T फॉर तेलुगु है, K फॉर कन्नड़ है, M फॉर मलयालम है, O फॉर उड़िया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको अभी क्या समझना है कि थोड़ा सा क्लासिक लैंग्वेज को, 6 क्लासिक लैंग्वेज होती हैं, उनको ट्रिक से आपने याद कर लिया। ठीक है, तो टेक्स्ट में टेस्ट कमाओ। ठीक है, तो इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। क्लियर है यहाँ तक? आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करते हैं। तो तमिल जो है वो 2004 में पहले ही ने पढ़ लिया, संस्कृत आपकी 2005 में, तेलुगु आपकी 2008 में। तो ये टेस्ट हो गया। कमाओ का मतलब है आपका कन्नड़, उसके बाद मलयालम, उसके बाद उड़िया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, आई होप। आगे देखते हैं क्या है फिर फीचर क्या है इसके। फीचर देखने की बात करते हैं। रिकॉर्डेड स्टडी ओवर द पीरियड ऑफ, आप क्लासिक लैंग्वेज आप किसे बोलेंगे भाई? क्लासिक लैंग्वेज आप उसी को बोलेंगे जिसकी जो हिस्ट्री है पीरियड ऑफ 1500 से लेके 2000 एज की हो। ठीक है, और वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेट ऑफ स्पीकर। ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशन बी ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेरी बी डिस्टेंस फ्रॉम द मॉडर्न। तो देखिए पहली बात तो ये है कि वो 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज हो, भाषा हो। ठीक है, और वो वैल्यूएबल हेरिटेज के रूप में उसको लोगों के द्वारा उसे बोला जाता हो। ठीक है, और उसके कुछ लिटरेरी ट्रेडिशन हो। ठीक, उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज आर लिटरेरी बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, और वो थोड़ी सी विशिष्ट हो मॉडर्न से, उसी को हम किसमें शामिल करेंगे? क्लासिकल लैंग्वेज में। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देख रहे हैं कि कुछ भी हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमसे छूट नहीं रहा है, हम इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? पोर्टल लॉन्च टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ बैन ई सिगरेट। ई सिगरेट पर बैन के लिए एक पोर्टल बनाया गया। अच्छा, अब मैं बताऊं इसमें आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है। सबसे पहले तो आपको इसका वो निकाल देना है कि इसको बोला कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट, यानी कि इसके इलेक्ट्रिक सिगरेट, एक तो होती है आपकी सिगरेट आप पीते ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिगरेट आपने मोस्टली लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि आपने देखी होगी, बट हाँ नॉर्मल वाली सिगरेट आपने देखी होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने नॉर्मल जो सिगरेट होती है उसको देखा होगा खोखे पे या उसी पे। एक इलेक्ट्रिक सिगरेट और होती है ना, उसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। आप सोचिए वो चार्जेबल होती है सिगरेट, है ना, आप उसे चार्ज कीजिएगा और आराम से कहीं भी रख के ले जाइएगा और पीजिएगा। बट मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है इसमें। प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट एट, इसका नाम है पीसा। ठीक है, ये पीसा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, क्या नाम है? पीसा का फुल फॉर्म निकल के क्या आ रहा है? पीसा का फुल फॉर्म निकल के आ रहा है प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट एक्ट। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट पे बैन लगा हुआ है 2019 से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है। फिर भी ई सिगरेट कंटिन्यू टू सोल्ड ऑन ई कॉमर्स साइट इवन द चिल्ड्रंस बिलो 18 वार्म एक्सपर्ट वर्किंग ऑन द एरिया ऑफ टमाको कंट्रोल। और आप देख रहे हैं कि फिर भी ये सेल हो रही है। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? अब मिनिस्ट्री हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, आपको याद रखना है कौन सी है मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री। तो आपको इतना देख लेना, पीसा, व्हाट इज पीसा, तो आपको इतना समझना ये ई सिगरेट से रिलेटिव है। पहले तो ये क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपसे इतना ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बनेगा कि पीसा क्या, तो आप ले जाएंगे इन्वायरमेंट में से खींच के, नहीं भाई ये ई सिगरेट से रिलेटिव है। ठीक, दूसरा आपको देखना है मिनिस्ट्री कौन सी है? हेल्थ मिनिस्ट्री। अब इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है तो आप उसके खिलाफ पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हेल्थ मिनिस्ट्री देख लेनी है। पीसा की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेना है। यूक्रेन हैज स्टार्टेड यूजिंग यूएस क्लस्टर munitions ऑन द बैटलफील्ड। मतलब यूक्रेन अब क्या करेगा? यूएस क्लस्टर को यूज करेगा अगेंस्ट दी रसिया, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। ठीक है, और वो यूएस क्लस्टर है जो भी यूज करेगा। तो यूक्रेन फोर्स आर यूजिंग यूनाइटेड स्टेट सप्लाई क्लस्टर munitions ऑन द बैटलफील्ड। द वाइट सेट क्यू सीक्स मोमेंटम इट्स ग्रेडिंग काउंटर ऑफेंस। अब ये भाई क्यू कौन सा? क्यू एक्चुअली में डिफेंस मिनिस्टर है, सॉरी यू कैन से दैट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑन यूएस, वाशिंगटन। अच्छा, क्या वाशिंगटन प्रोवाइडेड अ वेपन टू यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार वाशिंगटन ने वेपन को प्रोवाइड किया है किसको? यूक्रेन को, फॉर द फर्स्ट टाइम। अर्लियर दिस मंथ क्यू अटेम्प्ट टू dislodge entrenched रशियन फोर्स रीटेक लैंड लॉस्ट द अर्ली मंथ ऑफ मॉस्को इन्वेजन लास्ट ईयर। यानी कि जो भी रशियन ने लैंड को एक्वायर कर रखा है उस लैंड को छुड़ाने के लिए वाशिंगटन ने यूक्रेन को क्या क्लस्टर प्रोवाइड किया है।
हालांकि वाशिंगटन का इसमें लेना देना नहीं है, बट उन लोगों ने उनको यूएस जो क्लस्टर है वो प्रोवाइड किया है। अच्छा, अब ये ना इतना खतरनाक होता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द वेपन विच डिस्पर्स अप टू सेवरल हंड्रेड स्मॉल एक्सप्लोसिव चार्ज दैट कैन रिमेन अनएक्सप्लोर्ड इन द ग्राउंड आर बैंड बाय द मैनी कंट्री। ये कई कंट्री में बैन है, बट फिर भी इसको यूक्रेन यूज करेगा अगेंस्ट द रसिया बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म रिस्क दे पोज सिविलियन। यानी कि इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है कहाँ पे, लोगों पर। अच्छा, कीवी काउंटर ऑफेंस लॉन्च टू पुश रशियन ट्रूप बैक इन द साउथ। अच्छा, अब ये व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि भाई हम लोगों को पीछे हटाने के लिए कीवी ने साथ दे रहे हैं किसका, यूक्रेन का। अब इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है, हमारे लिए इसमें है पढ़ने के लिए बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया। हालांकि यूक्रेन को हम 2, 3, 4 बार कर चुके हैं, फिर हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रशिया को देख लेते हैं, बस एक सेकंड का है, स्पीड करके इसको निकलते हैं हम, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं। तो मैंने बताया था अभी एक गाना आया था आपका बेशरम, ठीक है, प्यार, बस यूके का। तो आप बे4 आप इसी से कनेक्ट कर लेंगे। बे4 होगा आपका बेलारूस, S4 आपका होगा स्लोवाकिया, और H4 हो गया हंगरी, और K4 हो गया आपका R4 हो गया आपका रसिया, और M4 हो गया आपका मोल्डोवा, और P4 आपका होगा पोलैंड, और R4 हो गया आपका रोमानिया। अब देखिए, जो बच्चे देख रहे हैं ना शुरू से वीडियो, मुझे नहीं लगता कि उनको अब इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनका यूक्रेन तैयार हो गया बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, और डेफिनेटली गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको कई बार लगा चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम बेशरम प्यार ध्यान रखना है यूक्रेन का। आगे देखते हैं हम रसिया की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है आपके पास फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, चाइना है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट। तो इधर देख रहे हैं आपको जो ईस्टर्न साइड में है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट है, आपकी सदर्न साइड में जापान मिल रहा है, चाइना मिल रहा है, मंगोलिया मिल रहा है, कजाकिस्तान मिल रहा है, यूक्रेन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वेस्टर्न साइड में देखते हैं एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, और इधर आपका कौन सा मिल रहा है, फिनलैंड। ये क्या है, आपकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है किसकी, रसिया की, ओके। अच्छा, आगे फिर हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं और कोई हमारा इंपोर्टेंट है क्या, नहीं है। तो आज क्या था, द हिंदू में इतना ऐसा कुछ खास दिया नहीं था, फिर भी मैंने आपको सिलेबस से जो रिलेटिव थे, आप अदर चैनल पे आई थिंक मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो न्यूज़पेपर में ये बोल दिया जाएगा कि नहीं आज इंपॉर्टेंट नहीं था कुछ भी अपने लिए, बट भाई हमें कुछ पर डे एक ना एक टॉपिक अपना ऐसा तैयार करके चलना है जो हमारा कनेक्टेड है हमारे सिलेबस से, ठीक है। चाहे वो हमारा यूपीएससी है, चाहे स्टेट पीसीएस है, एसएससी सीजीएल है, तो उससे हमें कनेक्ट कर चलना है। बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमें देख के चलनी है। उसके बाद अभी हमने लैंग्वेज में देखा कि हैंड रिटन नोट्स को भी हमने लिया वहाँ पे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स प्लस फिर हमने स्टिकी नोट्स का भी यूज़ किया वहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से, और न्यूमोनिक का भी हमने यूज़ किया, ठीक है, स्टिकी नोट्स का भी हमने यूज़ किया। उसके बाद ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत का सच मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया आपके लिए, तो इसको मैंने बता ही दिया, तो अब आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इसको नोट कर लेंगे, ओके। और देखिए यार, इसमें ना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनको मैं ज़रूर कराने की कोशिश करता हूँ, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए क्या होता है, अगर मैं सब्सक्राइब का चिन्ह नहीं लगा रहा तो आप ये नहीं समझ रहे कि सबको जरूरत नहीं है, जरूरत है मुझे। आप मेरी वीडियो लगभग 100 या जो भी 150 लोग या जो भी लोग देखते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है। सो इस सेशन को हम यही रोकते हैं, एंड आज का न्यूज़पेपर हमारा जो भी था वो हमने निकालने की कोशिश की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।